आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा की इस यूट्यूब चैनल पे, शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइज, इस चैप्टर थ्री व्हाट इज़ गवर्नमेंट, हमने पहले जो दो चैप्टर, जो कि पहला था डाइवर्सिटी, दूसरा क्या था याद है? नहीं पढ़े हैं? अरे पढ़ लीजिए थोड़ा। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था पिछले चैप्टर में। तो ये थर्ड चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि सरकार क्या है इस चैप्टर में, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6। आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी समरी के साथ। देखिए, पहला लिखा हुआ है आपके कार्टून में, पॉलिटिकल साइंस के बुक में कार्टून का थोड़ा ज़्यादा ही महत्व है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। इन्हें कहना है, लग रहा है बहुत बुरी बात नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कि चलो कोई ना कोई तो नल चालू है ज़रूर दूसरे गांव में, तभी इतना भीड़ लगा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है आई टोल्ड हिम टू मेक द गार्लैंड स्मॉलर। गार्लैंड मतलब है माला, फूल की माला। देख रहे हैं यहाँ पे बंदे को पहनाया गया, वो उलट गया, ठीक। तो बोला गया कि आई टोल्ड हिम टू मेक द गार्लैंड स्मॉलर, ही इज़ द फ्रेल ओल्ड मैन एंड वुड नॉट एबल टू स्टैंड द वेट ऑफ सच ह्यूज गार्लैंड। तो वो ढीला ढाला बूढ़ा व्यक्ति है, वो इतना बड़ा भारी माला नहीं सह सकता है। मैंने उसको बोला था कि कमज़ोर बनाने को, ठीक है। ये थोड़ा कार्टून के बारे में लिखा हुआ है कि कार्टूनिस्ट बिजनेस इन अ डेमोक्रेसी इज टू एक्सरसाइज हिज राइट टू क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल एंड फाइंड फॉल्ट विद द पॉलिटिकल लीडर थ्रू कार्टून, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वही हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ेंगे बाईलैंग्वेज में। कहता क्या, देखिए कि लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेसी में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलती को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करे, ठीक है। चलिए, चैप्टर 1 आता है आपका व्हाट इज गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट हाउ टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, गवर्नमेंट डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून से गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मेजर जज, गवर्नमेंट बोला। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ओनियन से नो शॉर्टेज इन मार्केट एंड ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। नहीं, सबका काम, ये सब जो देख रहे हैं सब न्यूज आर्टिकल है जो जिसकी गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट के बारे में बताया गया उसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, ठीक है। दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन व्हेन दे गॉट एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हर एक कंट्री में एक सरकार की होनी बहुत आवश्यकता है, सरकार की ज़रूरत है टू डिसीजन लेना और इस चीज़ को पूरा कर सके कि रोड कहाँ बनाना है, स्कूल कहाँ बनाना है, कैसे प्याज के बढ़ते दामों को कम किया जाए और कैसे सबको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बढ़ाया जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशू, जैसे कि इट्स अ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर, इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। ये सब काम क्या है, हमारा सरकार का है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में पढ़े चलते हैं और इंग्लिश में बाद में आकर देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सरकार के से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार ने बोला, सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया और कोयला और बिजली विभागों ने के पुनर्गठन में पक्ष में है सरकार, ठीक है। यानी कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए, काम कराने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे कि उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना, ठीक है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, यानी कि कोर्ट। शायद आपको यह जानकर अचरज हो कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण, यानी कि रिसोर्स का कितना यूज करना है उसका नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो सब कुछ, मान लीजिए रिसोर्स फ्री कर दिया जाएगा, कोयला सब बांट लेगा अपने में, झगड़ा लड़ कट मर जाए कि नहीं हम हीरा के खोज में पूरा खन देंगे आज,
है कि नहीं। तो एक एक कानून होना चाहिए जो कि बताए कि ना रिसोर्स को कैसे यूज करना है, रेकलेसली आपको वाटर का यूज नहीं करना है, रेकलेसली एयर का यूज नहीं करना है, सबको प्रदूषित नहीं करना है, सबके लिए है। इसके लिए क्या चाहिए, एक नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है, जैसे कि वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है ताकि आप नियंत्रित रहें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, सरकार के स्तर यानी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या कहता है। अब आपको पता चला है, आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर काम करती है। स्थानीय स्तर मतलब लोकल गवर्नमेंट पर, राज्य के स्तर पर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, एंड नेशनल स्टेट पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गाँव, शहर या मोहल्ले से है, और राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखने के लिए है, जैसे कि हरियाणा, असम, बिहार वगैरह वगैरह। ठीक है, पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार एक संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चल के पढ़ेंगे स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार के बारे में आगे क्लासेज में आप पढ़िएगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट, लॉ एंड द गवर्नमेंट यानी कि कानून और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि इस लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, यानी कि इन्फोर्स करने के लिए। जो भी जैसे मान लीजिए लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या किया गया था, पुलिस को तैनात किया गया था। आप ये समझ गए, यानी कि फिर आप जाते, फिर पता चलता है कि आप गए हैं कोरोना में सामान लेने, उधर से आ रहे हैं तो उधर से पैर हाथ तोड़ के आ रहे हैं, है कि नहीं। तो तुड़वा के आ रहे हैं, मतलब ठीक है, पुलिस वाले थोड़ा पूछ के मारते थे, जो भी है, मतलब आप क्या करिए, उल्लंघन नहीं कर सकते नियम का, ठीक ना। यानी कि उनको नियम को मानने के लिए बाध्य करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ के बहुत ढीठ लोग हैं, नहीं मानेंगे तो क्या कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है कि नहीं। इसको इन्फोर्स करने के लिए कौन है, आपका जो आरटीओ खड़े रहते हैं या फिर जो भी है। ठीक है, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे किसी कानून के ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वो न्यायालय जा सकता है, न्यायालय नहीं, न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर कोर्ट जा सकता है, और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के प्रकार। देखिए, सरकार को निर्णय लेने के लिए और कानून का पालन करवाने यानी उनके बात करने की शक्ति कौन देता है, यानी कि सरकार को निर्णय लेने का और उसको इन्फोर्स कराने की शक्ति कौन देता है उसको। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसे सरकार है। तो इसका जो आंसर है डिपेंड करता है कि उस वहाँ पे किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म है। यानी डेमोक्रेसी में बात करें तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, यानी कि इन डेमोक्रेसी वी पीपल गिव दैट पावर टू द गवर्नमेंट। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपना निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है, यानी कि वो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो पब्लिक को उसे पूछ सकती है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होता है वो बाय द पीपल टू फॉर पीपल एंड बाय टू द पीपल, यानी कि बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, इनके लिए होता है। ठीक है, एक दूसरी तरह की सरकार होती है, इसे बोलते हैं हम लोग राजतंत्र यानी कि मोनार्की। मोनार्की सरकार क्या होती है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का, सरकार चलाने का शक्ति होता है। राजा के पास सलाहकार यानी कि उनके पास जो मिनिस्ट्री होते हैं वो रहते हैं, का एक छोटा सा समूह होता है, यानी कि जैसे कि अकबर के पास था नवरत्न, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल उसी के पास रहती है, यानी कि राजा या रानी के पास। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। मतलब कि वो डिसीजन क्यों लिए हैं कि इनको फांसी दे दो, वो अब उनको नहीं बताएं, किसी को उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो ले लिए तो ले लिए। यहाँ पे तो ये है कि मान लीजिए आपको सजा मिल गई है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दीजिए, है ना, फांसी से नहीं मरेंगे, हमको डूब के मार दीजिए, डुबा के मार दीजिए, है कि नहीं, मतलब चाहे कुछ और कर लीजिए। लेकिन आप जो राजा निर्णय ले लिया, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, राजा बोला कि नहीं तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे, तो फिर आप दोबारा नाक पटकते रह जाइएगा, आई मीन कि पैर पटकते रह जाइएगा, कोई उपाय नहीं होगा। ठीक है, चलिए, उनको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक देश के बारे में। देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वो देश के सभी व्यवस्था नागरिक को, वेट अ मिनट, कुछ छूट गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए,
ये छूट रहा है क्या? पेज नंबर 35, 37, ओह 36 में भी गायब हो गया। हाँ यहाँ रहा, ठीक है। लोकतंत्र सरकार, देखिए क्या है, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी लोगों का ही शासन है, यानी कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल या फिर फॉर बाय द पीपल। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि यानी कि मेन एम ऑफ लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी का मेन एम क्या है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में यानी कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं मिल करके क्या करते हैं, मिल करके सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे, ठीक है। यानी लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने के लिए देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों का सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे, ठीक है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपने पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये सब बात लिखा हुआ इसमें देखिए। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों को साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने की संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, यानी कि वुमेन वोटिंग राइट, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम में माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कामों और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। आप जो पढ़िए क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें आपको इस बारे में बताया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। इस तरह क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें कई क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल में बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो ये आपका टोटल चैप्टर है। लेट मी रीड इन फर्स्ट इन इंग्लिश फटाफट, ताकि आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए और आप दोनों पढ़ के सो सके, ठीक है। देखिए, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग डन। दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशू, जैसे कि हेल्प द पुअर एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि पोस्टल सर्वे और रेलवे को चलाना, ठीक है, रेलवे सर्वे को चलाना। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद द कंट्री, ताकि बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है और उनके कंट्री में शांति व्यवस्था बनी रहे, इनका ख्याल रखना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। उनके पास होना चाहिए कि उनके सभी नागरिकों को खाने और स्वस्थ जो वहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी मिले। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी या अर्थक्वेक आए, देन मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, जो अफेक्टेड है उनके लिए अच्छी खासी व्यवस्था कर सके। इफ देर इज डिस्प्यूट और इफ सम हैज कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन कोर्ट, कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई क्राइम करता है या कोई गलती में पकड़ा जाता है उसको हम लोग कोर्ट ले आते हैं, तो कोर्ट क्या है कि ऑल्सो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नेसेसरी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि अंग है। परहैप्स यू हैव वंडर्ड हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल द थिंग्स व्हाट नेसेसरी टू देम टू डू सो। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट, आप सोच रहे हो कैसे ये सब कर पाती है और इसको करना क्यों है। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बीइंग साथ रहेंगे और साथ काम करेंगे, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड।
कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि डिसीजन ले सके, यानी कि सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ ऐसे रूल होना चाहिए जो कि सबके लिए अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। रिसोर्स को कंट्रोल करना और हमारे जो टेरिटरी है कंट्री के चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करना क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ताकि लोग जो है इस आराम से यहाँ पे रह सकें, मतलब फील सिक्योर कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट डू दिस डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप के तौर पर के लोगों का ही बिहाफ में वो काम करती है। टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग द ऑल द पीपल लिविंग इन देयर कंट्री नर्सरी, जो उनके इलाके में रहते थे उन सभी पर यह लागू होता है, उनका जो नियम जो बनाए गए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। वेट अ मिनट, आगे कहती है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स, सो कैन यू थिंक हाउ इट मैनेज टू डू ऑल, कैसे कर पाता होगा। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन्स एंड लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन्स विच कवर एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट टू इंटायर कंट्री। अब आगे के चैप्टर में पढ़िएगा इसके बारे में, वही दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इंग्लिश में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक चीज छूट गया है यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, लॉज एंड द गवर्नमेंट, देखिए क्या होता है। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीवन हु लिव्ड इन अ कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस इज द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यानी कि जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसके कंट्री में जो भी है उनको फॉलो करना पड़ता है, इसी तरह से गवर्नमेंट फंक्शन कर पाती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन। जो गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का अधिकार है तो उस डिसीजन को फोर्स करने का, इन्फोर्स करने का भी उसके पास अधिकार है। For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Means any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum money. ठीक है, without this law the government power to make decision not so much use. बिना लॉ के गवर्नमेंट का जो पावर है कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, in addition to any action that government can take, there is also a step that people can take if they feel that particular law is not being followed. इसके अलावा जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो आप इसलिए कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आपको लगता है अगर आदमी को लगता है ऐसा कि दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट, उनके कोई जॉब में उनको नहीं रखा गया उनके धर्म और उनके जाति के लिए करे, ही और सी में अप्रोच टू द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। उसके बाद जो कोर्ट जो होगा गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी डन, क्या करना है वो गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। उससे पहले बात जरूरी जानना है कि हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, गवर्नमेंट को ये पावर कौन दे रहा है टू मेक डिसीजन लेना और इन्फोर्स करना। ठीक है, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज अ कंट्री। ठीक है, जैसे कि इंडिया इन अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में बात करें, इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, लोग हैं जो कि पावर देते हैं उन्हें। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। वंस इलेक्टेड, जब इलेक्टेड हो जाते हैं, दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, वो फॉर्म गवर्नमेंट बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने एक्शन के बारे में और डिफेंड करना पड़ता है डिसीजन के बारे में कि जो उन्होंने क्यों लिया और किसके लिए लिया। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की, दूसरा जो फॉर्म होता है मोनार्की यानी कि राजतंत्र। द मोनार्की यानी किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि उनके पास पावर होता है कि रन करने का। द मोनार्की या फिर मोनार्क मे हैव द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विथ, उनके पास कोई संगठन होता है जिससे बैठ करके वो सभा में डिस्कस करते हैं कोई मैटर पे। ठीक है, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो राजा या रानी के पास ही रहता है। अनलाइक इन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। किंग और क्वीन जो होता है डेमोक्रेसी में, किंग और क्वीन जो होता है डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक, उनको कौन एक्शन लिए हैं, कौन सा डिसीजन लिए हैं, उनको ये बात जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हमने हिंदी में तो देख ही लिया है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, एक मिनट यहाँ से है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए इन इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंचुअल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। देयर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। यू विल नो डैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लीडर को चुन सकते हैं। सो इन सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। ठीक है, रूल लोगों के द्वारा। ठीक है, द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम आर यूजुअली रेफर टू एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। दिस रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, मीट एंड मेक डिसीजन फॉर ऑल। ठीक है,
entire population. These days, a government cannot call itself democracy until और अनलेस इट फॉलो व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी नागरिकों को मत, जो कि वयस्क हैं उनको मत देने का अधिकार. दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. देखिए याद रखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है बताते हैं आपको. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. In their earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote. This means that women, the poor, the propertyless, and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rule and regulation that these follow men. ठीक है, मतलब जो मतलब वयस्क थे, जो एजुकेटेड भी थे और जो धनी थे, बस उन्हीं से गवर्नमेंट चलता था पहले. ठीक है. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी. सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वेर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट. इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1981, गांधी जी कहते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर दैट आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ एंड लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ द ब्रोड डे इन डे आउट शुड नॉट हैव वोट फॉर द क्राइम बीइंग अ पुअर मैन. क्योंकि वो गरीब हैं इसलिए उनको वोट देने का अधिकार नहीं है. ये कहाँ की, ये अच्छी बात है. ठीक है. फिर हमने बात करा था यहाँ पे वुमेन के बारे में, जो कि यूरोप और एशिया का था. क्या देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर पावर ऑल ओवर द यूरोप एंड यूएसए. वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. देखिए द मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट. आपको पढ़ाएंगे, जब हम लोग पढ़ाएंगे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स होता है राइट टू वोट. ड्यूरिंग द वार मेनी मेन वेयर अवे fighting and because of this women were called upon to do work what was earlier considered men work. Many women began organizing and managing different kind of work. When people saw that, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. यानी कि हमने कितने रूढ़िवादी करके सोचते थे कि वुमेन इसे काम नहीं कर सकती, लेकिन कितना अच्छे से वो लोग कर पा रही है. सो वुमेन बिगेन टू सीन एज अ बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन. तब जाकर के वुमेन को इक्वल कैपेबल माना गया डिसीजन लेने में. द सफरजेटेड, यानी कि जो राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे, डिमांडेड दैट द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड बाय द चेन देमसेल्फ टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस. कभी कभी तो वो लोग अपने आप को चेन से बांध लेते थे ताकि चेन से बांध करके ये प्रदर्शन करते थे. मेनी सफरजेटेड वेयर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक एंड दे हैड टू फेड बाई फोर्स. कितने को जेल जाना पड़ा, कितने को भूखे रहना पड़ा. अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 व्हाइल वुमेन इन द यूके गॉट द राइट टू वोट इन 1928. ठीक है, बात समझ में आ गया. तो ये है आपका टोटल चैप्टर द गवर्नमेंट. ठीक है, मेनली फिजिक्स का है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं बनाया गया है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत कुछ सीखा. आपने देखा होगा इसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बारे में, और 1920 में किस में हुआ था, यूके में, और 1928 में यूरोप में हुआ था. ये भी आप देख लिए हैं. ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और मे बी इट्स 23 मिनट में हम लोग दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लिए. ओह हाउ इम्प्रेसिव. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में. चलो बात करेंगे कल सुबह मे बी 11 बजे तक. वीडियो जो आएगी वो होगी चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री, एंड फिर शाम में आएगी ज्योग्राफी का चैप्टर 3. ठीक है, हमने 3 चैप्टर हिस्ट्री में, 3 चैप्टर ज्योग्राफी में, और 2 चैप्टर ज्योग्राफी में और 3 चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट कर रखा है. ठीक है, सो मिल लेंगे हम लोग कल के वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट. इफ़ यू अनलाइक, please unlike and and give me a comment ki why you unlike it, and please if you have time just give me 1 minute to share my videos, and thank you so much. मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.